Smart Academy. I am CS Mayank Agrawal, a company secretary by profession and teacher by passion as well as occupation. After a long time, I am back on M Smart Academy with a lecture, guys. और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है आप सभी के मैसेजेस की वजह से, जो आपने मुझे टेलीग्राम पर किया था, जिसमें आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर बिजनेस स्टडीज का कोर्स लाइए। और ये बिजनेस स्टडीज जो सब्जेक्ट है 2021-22 के स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैं अपने एम स्मार्ट एकेडमी के चैनल पर डालने वाला हूँ, और इससे रिलेटेड काफी कुछ अनाउंसमेंट आज करने वाला हूँ। सो गाइज, किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उस सब्जेक्ट के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और चूंकि ये सेशन 2021-22 का स्टार्ट हो चुका है, आप लोगों को अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। और आज पहला लेक्चर है जिसमें मैं आपको इस सब्जेक्ट का ओवरव्यू दूंगा। किसी भी सब्जेक्ट को आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, इसके कुछ पर्पस होते हैं और वो पर्पस आपको समझना जरूरी है। सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि उस सब्जेक्ट में हमें पढ़ना क्या है। दूसरा, उस सब्जेक्ट को हमें पढ़ना क्यों है। और तीसरा, उस सब्जेक्ट से नॉलेज गेन करके उस सब्जेक्ट को पढ़ के किस तरीके से हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उसे अप्लाई कर सकते हैं। ये तीन बातों को अगर आप समझ जाते हो, तभी वही असली लर्निंग मानी जाती है, वही असली लर्निंग प्रोसीजर का हिस्सा होता है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को सिर्फ रट के पास होने के मकसद से पढ़ रहे हो, ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। और इसी वजह से पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी देने के लिए मैं आज से एम स्मार्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर बिजनेस स्टडीज का पूरा लेक्चर डालने वाला हूं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द बिजनेस स्टडीज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। बट उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, तो आप मुझसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। माई टेलीग्राम ID इज CS Mayank एंड माई टेलीग्राम चैनल नेम इज M Smart Academy। तो आप M Smart Academy चैनल पर जुड़ जाइए और उसमें आप लोगों को मैं अपडेट देते रहूंगा जब भी मेरे लेक्चर अपलोड होंगे। गाइज, स्टार्ट करते हैं रोड मैप ऑफ बिजनेस स्टडीज फॉर द सेशन 2021-22। सबसे पहले सब्जेक्ट का ओवरव्यू हम समझ लेते हैं कि इस सब्जेक्ट में हमें पढ़ना क्या है और ये सब्जेक्ट कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो देखिए, बिजनेस स्टडीज जो क्लास 12th का है, ये काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो आपका टोटल 100 मार्क्स का होगा। दिस बिजनेस स्टडीज विल बी ऑफ योर 100 मार्क्स। अब ये जो 100 मार्क्स है, ये टोटल 3 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट A, पार्ट B एंड पार्ट C। पार्ट A जो है, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये आपके टोटल 50 मार्क्स के आएंगे। दूसरा है बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग, जो आपका 30 मार्क्स का होगा। और प्रोजेक्ट वर्क आपका टोटल 20 मार्क्स का होगा। और इस तरीके से ये आपके टोटल 100 मार्क्स बनाएंगे, जिसमें से आपको 80 मार्क्स का प्रॉपर लिखना है। आपको एग्जाम में 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा। 20 मार्क्स का इवैल्यूएशन आपके प्रोजेक्ट के बेसिस पर होगा, जिसमें आपको एक्सटर्नल क्वेश्चंस भी पूछेंगे। सभी से रिलेटेड गाइडेंस मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से देता रहूंगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पार्ट A की। आइए जानते हैं कि पार्ट A में क्या क्या चीजें दी गई हैं और किस तरीके से हमको पढ़ना है। पार्ट A का नाम है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये एक ऐसा वर्ड है मैनेजमेंट, जिससे हम डे टू डे लाइफ में काफी आमना सामना करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल के साथ इस सब्जेक्ट की शुरुआत करूंगा। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब जाते हैं, जैसे कि आप किसी स्कूल में जाते हैं, आप उस स्कूल में जैसे ही जाते तो आपको दिखता है कि स्कूल काफी साफ सुथरा है, पहली चीज। दूसरी, वहाँ के एम्प्लॉयज काफ़ी डिसिप्लिन्ड है, वहाँ के स्टूडेंट्स काफ़ी डिसिप्लिन्ड है और वहाँ के एम्प्लॉयज काफ़ी खुश भी हैं वहाँ काम करने से। तीसरा,
सभी की सभी चीजें काफी व्यवस्थित है और सभी के सभी लोग आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं, आपके सवालों का प्रॉपर जवाब दे रहे हैं, आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस स्कूल में काम करने वाले एम्प्लॉइज, उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और उस स्कूल में आने वाला एक अनजान व्यक्ति, तीनों ही उस ऑर्गेनाइजेशन से खुश हैं। तो आप कहोगे कि यार इस स्कूल को बहुत बेहतरीन ढंग से संभाला गया है, जिसने भी इसे संभाला है। टेक्निकल भाषा में हम कहें तो आप कहते हो कि स्कूल का ना मैनेजमेंट बड़ा अच्छा है। सिमिलरली आप किसी हॉस्पिटल में जब जाते हो तो हॉस्पिटल की हालत आप देखते हो कि उस हॉस्पिटल में काफी ज्यादा साफ सफाई है, हर एक इक्विपमेंट अपने प्रॉपर जगह पर है, हर एक रूम काफी क्लीन है, जो मेडिकल स्टाफ है उस हॉस्पिटल का वो भी आपको काफी अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहा है, आपको सारी चीजें बता रहा है, और जो जितना खर्चा आना चाहिए उतना ही खर्चा दिखा रहा है, काफी कोऑपरेटिव है। तो आप कहोगे कि यार ये हॉस्पिटल बड़ा अच्छा है, काफी अच्छे से संभाला गया है। यहां पर भी आप कहोगे कि यार इस हॉस्पिटल का मैनेजमेंट बड़ा अच्छा है। इसका मतलब दोनों एग्जाम्पल से हमको यह समझ में आता है कि भाई मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी चीज को संभालना, मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को हैंडल करना, और यही इस शब्द का ओरिजिन है। मैनेजमेंट मींस टू हैंडल। अब जो मैंने अभी दो एग्जाम्पल दिया, एक स्कूल का एग्जाम्पल दिया, एक हॉस्पिटल का एग्जाम्पल दिया, उसी प्रकार से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस करते हैं, जो पैसा कमाते हैं, जिनका मेन मकसद प्रॉफिट होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे धीरे 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 करके बहुत बड़े हो जाते हैं और उसके पीछे क्या कारण होता है, ये समझने के लिए हमें इस सब्जेक्ट को और हमें इस शब्द को समझना बहुत जरूरी है, जिसका नाम है मैनेजमेंट। तो ये जो पार्ट ए है इसमें हमें बेसिकली कुछ कंसेप्ट पढ़ने हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड, जिसमें दो चीजें हैं, प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और ये पूरा का पूरा पार्ट ए इन्हीं दो शब्दों पर आधारित है, दैट इज प्रिंसिपल्स और फंक्शंस। आइए शुरू करते हैं पार्ट ए के कुछ चैप्टर्स के बारे में ओवरव्यू जानना। सबसे पहले चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, सबसे पहला जो शब्द होगा, सबसे पहला जो चैप्टर होगा वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले ये समझना कि मैनेजमेंट का कंसेप्ट क्या है, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजमेंट का मकसद क्या है, क्यों हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के रोल को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। उसके बाद क्या मैनेजमेंट एक पर्टिकुलर पर्सन को कहा जाता है या पूरे डिपार्टमेंट को कहा जाता है या पूरे ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट फैला हुआ है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। आपने एक शब्द सुना होगा एमडी, डॉक्टर वाला एमडी नहीं, मैनेजिंग डायरेक्टर, इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर। उस मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट में ही मैनेज है, मैनेजिंग है, मैनेजमेंट है। दूसरा, आपने सुना होगा कि इस कंपनी का प्रोडक्शन मैनेजर कौन है, इस कंपनी का सेल्स मैनेजर कौन है। अब आप समझिए कि ये दो व्यक्तियों का मैंने नाम लिया, एक का नाम लिया मैंने मैनेजिंग डायरेक्टर, दूसरे का नाम लिया मैंने प्रोडक्शन मैनेजर या सेल्स मैनेजर। ये दोनों ही किसी ऑर्गेनाइजेशन के बहुत ही प्रमुख हिस्से होते हैं, लेकिन इन दोनों का लेवल अलग अलग होता है, इन व्यक्तियों का लेवल अलग अलग होता है। तो इस फर्स्ट चैप्टर में हमें यह भी पढ़ना है व्हाट आर द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। जब इस चैप्टर में हम लोग अच्छे तरीके से मैनेजमेंट को समझ लेंगे, उसके बाद हम समझेंगे मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में, जो दो महापुरुषों ने दिया है। एक का नाम है F.W. टेलर और दूसरे का नाम है फियोल। तो हेनरी फियोल और F.W. टेलर के द्वारा कुछ सिद्धांत दिए गए हैं जिस पर मैनेजमेंट आधारित है। एक छोटा सा प्रिंसिपल का मैं एग्जांपल लूंगा जिसकी मदद से आपको समझ में आएगा कि ये क्यों पढ़ना जरूरी है। अपना ही एग्जांपल लेता हूं। बीइंग अ टीचर मेरे लिए कुछ चीजें हैं जो करना बहुत जरूरी है। वो मेरे क्या क्या काम है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज तो ये कि बीइंग अ टीचर मुझे अलग अलग बुक्स पढ़ने होते हैं जिससे कि मैं नॉलेज गेन कर सकूं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक का। तो पहला काम है अलग अलग बुक्स को पढ़ना। दूसरा, उन बुक्स में से कंटेंट निकालना और उसको एक जगह पर एकत्रित करना। तीसरा,
उस कंटेंट को टाइप करना, नोट्स का फॉर्म देना, पीपीटी तैयार करना, ये तीसरा काम। चौथा काम उसका बुक प्रिंट करना, उसको पब्लिश करना और डिस्ट्रीब्यूट करना। पांचवा काम मेरी टीचिंग देश के सभी बच्चों तक पहुंचे, इस वजह से मार्केटिंग करना। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे लिए इतने सारे काम करने होंगे, तब कहीं जाके मैं एक अच्छा टीचर बन पाऊंगा और मेरे पास स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आएंगे। ये सारे मेरे काम हैं। लेकिन एक अकेला व्यक्ति ये सारे काम अकेले नहीं कर सकता है। तो मैंने ये सोचा बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, क्यों ना मैं कुछ काम बांट दूं। मेरे वर्ड को कैच करना बेटा, क्यों ना मैं कुछ काम को बांट दूं। जैसे कि मेरा मेन काम क्या है, बुक्स पढ़ना, वो मैं खुद पढ़ूंगा। दूसरा मेरा काम है कि कंटेंट को एकत्रित करना और उस कंटेंट को लिखना, ये दूसरा काम है, ये भी मैं ही करूंगा। और तीसरा लेक्चर लेना, ये तो ऑब्वियस सी बात है, मैं करूंगा। इन तीन काम के अलावा जो भी दूसरा काम है, जैसे कि नोट्स टाइप करना, वो मैंने किसी एक पर्सन को दे दिया, मान लीजिए मिस्टर आशुतोष। दूसरा जो मार्केटिंग का काम है वो मैंने दे दिया मिस्टर बिकारू राम को, ठीक है। तीसरा जो भी डाउट होगा उसके लिए मैंने एक अलग से टीम तैयार कर दी, जो सभी बच्चों के डाउट कलेक्ट करेंगे और वो मुझ तक पहुंचाएंगे। इस तरीके से मैंने अलग अलग काम अलग अलग लोगों को बांट दिया। जो जिस काम में स्पेशलाइज था मैंने उसको वो काम दे दिया, और मैं जिस काम में स्पेशलाइज्ड हूं वो मैं कर रहा हूं। ये जो मैंने एक्टिविटी की, क्या आपको नहीं लगता कि इससे चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से संभलेंगी, इससे ज़्यादा अच्छी तरीके से व्यवस्थित होंगी, इससे ज़्यादा अच्छी तरीके से मैं चीज़ों को मैनेज कर पाऊंगा। और ये जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, ये एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, एंड दैट इज नोन एज डिवीजन ऑफ वर्क। क्या? डिवीजन ऑफ वर्क। काम का बंटवारा करना उनकी काबिलियत को देखते हुए, उनकी काबिलियत के हिसाब से। ये एक ही प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मैंने बताया, और ऐसे कई सारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे। मैं सिर्फ अभी आपको हर एक चैप्टर के कुछ अंश बता रहा हूं, कुछ ओवरव्यू दे रहा हूं, जिससे आपका इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप हो सके और आपको समझ में आए कि ये सब्जेक्ट पढ़ना क्यों जरूरी है। तीसरे चैप्टर की मैं बात करता हूं, दैट इज बिजनेस इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट एक ऐसा वर्ड है, हम बचपन से लेके आज तक पढ़ते आ रहे हैं। इन्वायरमेंटल स्टडीज, ईवीएस, होता क्या है इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट का अगर मैं सिंपल भाषा में मतलब समझाऊं तो इन्वायरमेंट का मतलब होता है सराउंडिंग। इन्वायरमेंट का मतलब होता है सराउंडिंग। उदाहरण के तौर पर मैं एक ऐसी जगह पर रहता हूं जहां चारों ओर पेड़ ही पेड़ है, काफी हरियाली है। दूसरा, काफी शुद्ध हवा आता है। तीसरा, बहुत ही शांत इलाका है। तो ये तीनों ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और मैं कहूँगा कि यार मेरा इन्वायरमेंट बड़ा अच्छा है, मेरी सराउंडिंग बड़ी अच्छी है। और इस इन्वायरमेंट में अपने लेक्चर्स काफ़ी अच्छे तरीके से रिकॉर्ड कर सकता हूँ, मैं काफ़ी अच्छे से काम कर सकता हूँ, और मैं बहुत सुकून से रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा इन्वायरमेंट अच्छा है, मेरी सराउंडिंग अच्छी है। उसी प्रकार से जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसकी भी सराउंडिंग अच्छी होनी काफ़ी ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी बिजनेस को प्रभावित करते हैं, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट में। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। कुछ साल पहले डीमोनेटाइजेशन हुआ था, और डीमोनेटाइजेशन की वजह से बिजनेस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ था। अभी कोविड-19 की सिचुएशन आई हुई है, और उसके कारण भी बिजनेस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। तो आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं हमारे सराउंडिंग का हिस्सा है, बिजनेस के सराउंडिंग का हिस्सा है, और ये बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग इस चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, और ये तीनों चैप्टर मिला के आपका टोटल 16 मार्क्स कवर करेगा। इंडिविजुअल चैप्टर कितने मार्क्स के आएंगे इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। ये मान के चलिए कि ये 3 चैप्टर आपको 16 मार्क्स में पढ़ने हैं। और जब आप तीन चैप्टर को पढ़ लेंगे और आपको मैनेजमेंट का बेसिक प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट का बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा,
तो उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे पार्ट की, जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या बेटा? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है ये पूरे चैप्टर्स को कवर करेंगे, जिसमें प्रमुख तौर पे 5 चीजें आती है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसकी झलक आपको चैप्टर नंबर 1 में भी मिलेगी, लेकिन पूरा का पूरा पार्ट ए लगभग इन इन 5 चैप्टर से मिलके बना है। देखिए, एक एक को मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। सबसे पहला है प्लानिंग। आपने एक कहावत सुनी होगी, गुड प्लानिंग इज हाफ डन, ऐसा कुछ कहावत है। वेल प्लान इज हाफ डन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने योजना अच्छे से बनाई है, किसी भी चीज की प्लानिंग अच्छे से बनाई है, तो आप समझ लीजिए कि आपके काम का 50% हिस्सा तो वहीं कंप्लीट हो जाता है। एक उदाहरण के तौर पर, आपने क्लास 12th जब शुरू किया तो आपके दिमाग में एक चीज होगी कि यार बोर्ड एग्जामिनेशन में ना 95% मार्क्स लाना है। क्लास 12th में इतनी अच्छी से पढ़ाई करनी है कि मुझे देश का टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना है 98% के साथ, 99% के साथ। ये आपने साल के शुरुआत में एक लक्ष्य तय कर लिया है कि मुझे इस लक्ष्य तक पहुंचना है। मतलब ये हुआ कि आपने एक गोल सेट कर लिया, आपने एक लक्ष्य तय कर लिया है। अब आप उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कुछ योजना बनाओगे। उदाहरण के तौर पे, जैसे मैं हर दिन 8 घंटे पढ़ूंगा, हर दिन लेक्चर अटेंड करूंगा और प्रॉपर नोट्स बनाऊंगा। कोर्स खत्म होने के बाद मैं प्रॉपर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूंगा। और ये सारी चीजें आपने साल की शुरुआत में ही तय कर ली कि भैया ये लक्ष्य है मेरा और इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मुझे ये सारी चीजें करनी होंगी। ये होता है प्लानिंग। दिस इज नोन एज व्हाट बेटा? दिस इज नोन एज प्लानिंग। ठीक, अब हर एक चैप्टर में जो आपका प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग है, इसमें आपको कुछ बेसिक, कुछ कॉमन टॉपिक्स मिलेंगे, जैसे फीचर्स हो गया, लिमिटेशंस हो गया, फंक्शंस हो गया। ठीक, खैर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। प्लानिंग करने के बाद बारी आती है ऑर्गेनाइजिंग की। एक ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सोचेंगे, एक इंस्टीट्यूशन के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक गोल होता है और वो अपना गोल, अपना लक्ष्य निश्चित कर लेता है प्लानिंग स्टेज पर कि मुझे इस गोल तक पहुंचना है। जैसे आपने एज अ स्टूडेंट तय कर लिया कि भाई मुझे 98% मार्क्स लाने हैं। उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन ये डिसीजन लेता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, हमारे इंस्टीट्यूशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा। स्ट्रक्चर का मतलब, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, फिर से वही एग्जांपल मैं कंटिन्यू करूंगा जो मैंने अपना दिया था। पहले मैं सारे काम खुद करता था, पढ़ाना भी खुद, कंटेंट भी क्रिएट करना, टाइप करना, मार्केटिंग करना, स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर करना, स्टूडेंट्स के डाउट हैंडल करना, सारा कुछ मैं अकेला ही करता था। ठीक, मैंने बोला कि सबका सब डिसीजन मैं लूंगा, सारे के सारे काम मैं करूंगा। इसका मतलब मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया कि भाई मेरे डिसीजन के बिना यहां पर कोई काम नहीं होगा। इसको हम एक टर्म देते हैं जिसको हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। हालांकि मैं डीप में जाऊंगा, अभी तो एकदम कॉमन आम भाषा में समझा रहा हूं जिससे आपको टेक्निकल ना लगे चीजें। ठीक, फिर मैंने सोचा यार एक काम करते हैं, एक अलग अलग ना डिपार्टमेंट बना देते हैं। जैसे मैं पूरा फैकल्टी डिपार्टमेंट हैंडल करूंगा, कौन सी फैकल्टी को लाना है, कौन सी फैकल्टी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेगी, पूरा क्या कंटेंट होगा, ये सब मैं करूंगा। मतलब मैं कंटेंट क्रिएटर डिपार्टमेंट अपना हैंडल करूंगा। एक मैंने डिपार्टमेंट बना दिया जो पूरा का पूरा मार्केटिंग देखेगी। एक डिपार्टमेंट मैंने बना दिया जो मेरे दिए हुए कंटेंट को पूरी तरीके से पब्लिश करेगी। इस तरीके से मैंने 3-4 डिपार्टमेंट बना दिए। अब मैंने क्या किया, पहले पूरा डिसीजन मेरा हुआ करता था, अब मैंने हर एक एक्टिविटी से रिलेटेड डिसीजन लेने का पावर किसी ना किसी डिपार्टमेंट को दे दिया। इसको कहा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो गया कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होगा। इसी में कुछ और टॉपिक्स आएंगे जैसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। धीरे धीरे हम उसकी बातें करते जाएंगे।
ऑर्गेनाइजिंग कंप्लीट होने के बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टाफिंग। क्यों और क्या होता है स्टाफिंग, समझते हैं। अब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मेरा गोल क्या होगा, मेरा स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके बाद उस गोल तक पहुंचने के लिए मुझे कुछ लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे मैंने सोच लिया कि भाई अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, है ना, ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे। हरे अब उस डिपार्टमेंट में लोगों की अपॉइंटमेंट भी तो करनी होगी, लोगों को नियुक्त भी तो करना होगा, जिससे कि काम पूरा हो सके, जल्दी हो सके। ये जो प्रोसेस होगा ये होगा स्टाफिंग में, जिसमें मैं सबसे पहले बोलूंगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इस पोस्ट के लिए वैकेंसी है, आप लोग कृपया अप्लाई करें। बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे, उस सारे एप्लीकेशंस में से मैं कुछ लोगों को सिलेक्ट करूंगा, कुछ लोगों को रिजेक्ट करूंगा। उनको प्रॉपरली इंटरव्यू वगैरह करने के बाद मैं उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट करूंगा और उसके बाद उनको ट्रेनिंग दूंगा और उसके बाद मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में उनको रख लूंगा। ये पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है, ये पूरा का पूरा प्रोसीजर स्टाफिंग में आता है और ये सारे टॉपिक्स आपको स्टाफिंग में पढ़ने हैं। एक बार वो बंदा या वो सारे पर्सन्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आ गए, उसके बाद मैं उनको डायरेक्शन दूंगा कि क्या क्या चीजें करनी है। जिस तरीके से हम कहते हैं, क्रिकेट आप सभी देखते होंगे, आप जिस तरीके से एक टीम को सही डायरेक्शन देने के लिए एक लीडर की आवश्यकता होती है, एक कैप्टन की आवश्यकता होती है, जिसके जैसे हम इंडियन कैप्टन की बात करते हैं, तो वो कैप्टन की जरूरत ऑर्गेनाइजेशन में भी होती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी होती है, जिसको हम आम भाषा में लीडर कहते हैं। एक लीडर जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा देश होगा, उतना ही अच्छा टीम, उतनी ही अच्छी टीम होगी, उतनी ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन भी होगी। तो ये जो डायरेक्टिंग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज एक्शन तो अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ हम लोग रिसोर्सेस को अरेंज कर रहे हैं। एक्शन स्टार्ट होगा डायरेक्टिंग से, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, लीडर प्ले करता है। अब लीडर के कुछ फंक्शंस होते हैं। एक अच्छा लीडर कौन होता है, जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को खुश रख सके, उनको मोटिवेट कर सके काम करने के लिए, उनसे अपनी बात उन तक अच्छी तरीके से पहुंचा सके। अब एक लीडर में ये सारी विशेषताएं होनी चाहिए, जिसको हम टेक्निकल भाषा में कहेंगे अ लीडर शुड हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, अ लीडर शुड ऑलवेज मोटिवेट हिज एम्प्लॉयज। इसका मतलब मोटिवेशन भी आ गया। तो लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, ये सारे टॉपिक्स के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे डायरेक्टिंग चैप्टर में। अब बात आती है कंट्रोलिंग की। बात आती है किसकी बेटा, कंट्रोलिंग की। शुरुआत में हमने जो लक्ष्य तय किया था, इन सभी प्रोसेस के माध्यम से हम उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, और लास्ट में जब रिजल्ट आता है तो हम ये चेक करते हैं कि भाई हमने जो लक्ष्य तय किया था वो लक्ष्य पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो फिर आप ये सोचते हैं कि भाई गलती कहाँ रह गई। जैसे आपने मान लीजिए डिसाइड किया कि 95% मार्क्स मुझे चाहिए, आपने ये तय किया था, शुरुआत में ये लक्ष्य तय किया था, साल के अंत आते आते आपका जब रिजल्ट आया तो आपने देखा कि मार्क्स तो आए सिर्फ 90%, मतलब 5% कम हो गया। फिर आप ये देखोगे कि भाई वो 5% की कमी कहाँ रह गई, कहाँ मैं लैग कर गया, क्या मैंने क्लासेस ठीक से नहीं की थी, क्या मैंने रिवीजन ठीक से नहीं किया था, क्या मैंने क्वेश्चन पेपर कम सॉल्व कर लिए थे जिसकी वजह से वो 5% रह गया, क्या मेरा टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ा गया जिसकी वजह से मैं समय पर पेपर सॉल्व नहीं कर पाया। ये सारी चीज़ें आप समझोगे कंट्रोलिंग चैप्टर में, और ये सभी की सभी चीज़ों को हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को जितने भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है उसको डेली लाइफ एग्जांपल की मदद से पहले आपके आम जिंदगी से रिलेट करूंगा, और फिर उसके बाद हम लोग टेक्निकल बिजनेस के कंसेप्ट में जाएंगे, जिससे पहले आपको रिलैक्स माइंड से जनरल चीज़ें समझ में आ जाए और फिर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीज़ें समझ में आए। तो ये आपका टोटल 50 मार्क्स के होंगे। इनमें से ये जो 2 चैप्टर है प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, ये आपके 14 नंबर के होंगे, और बाकी के जो स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग 3 चैप्टर है, ये आपके टोटल 20 मार्क्स के होंगे।
तो बेटा ये था प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, पार्ट ए। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं पार्ट बी की, दैट इज बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी बिजनेस बिना पैसों के तो नहीं चल सकता है, तो बिजनेस को चलाने के लिए पैसा बहुत जरूरी है। दूसरा, अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो मार्केटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। मार्केटिंग एक बहुत बड़ा वर्ड होता है जो जनरली लोग सिर्फ सेलिंग तक सीमित करके रख देते हैं। मार्केटिंग का जनरली मतलब होता है, जनरली मतलब सोचते हैं एडवर्टीजमेंट, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब हम लोग डिटेल में पार्ट बी में देखेंगे। आइए देखते हैं पार्ट बी में कौन कौन से चैप्टर है। सबसे पहला जो चैप्टर है बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग में, वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से मैनेज किया जाता है। अब हम एक स्पेसिफिक वर्ड पे फोकस करेंगे, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं एकदम आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो आप लोग ये डिसाइड करोगे कि जब आप बिजनेस स्टार्ट कर दिए हो या स्टार्ट करने वाले हो, तो आप ये डिसाइड करोगे कि भैया मुझे पैसा किस किस वजह से चाहिए। पहला, किस कारण से मुझे पैसा चाहिए। फिर आप ये डिसाइड करोगे कि भाई ये पैसा मैं कहाँ कहाँ से इकट्ठा करूंगा। तीसरा, इस पैसे को किस तरीके से बेहतरीन तरीके से हम यूटिलाइज करें जिससे कि हमारा मकसद जो है, हमने जो गोल सेट किया है, वो पूरा हो सके। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर में आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है जो फाइनेंस से रिलेटेड होगा। काफी इंटरेस्टिंग है पार्ट बी और काफी मजेदार होगा। उसके बाद दूसरा है पार्ट बी, दैट इज फाइनेंशियल मार्केट। आपने ये तो सोच लिया कि भाई पैसा किस वजह मतलब किस कारण से हमको पैसा चाहिए, वो पैसा किस किस तरीके से आएगा, ये आप लोगों को फाइनेंशियल मार्केट में समझना है। किस पर्पस के लिए पैसा चाहिए, किस तरीके से उस पैसे का यूटिलाइजेशन करना है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप पढ़ोगे। लेकिन किस मार्केट से आपको पैसा मिलेगा, कहां से आप पैसा उठाओगे, ये हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल मार्केट में। एक आध टर्म मैं आपको बता देता हूं जिससे आपके अंदर क्यूरियोसिटी आएगी। आपने स्टॉक एक्सचेंज सुना होगा, आपने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सुना होगा, सेबी सुना होगा। ये सब कुछ आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में मिलेगा फाइनेंशियल मार्केट में। काफी इंटरेस्टिंग होगा। तीसरा जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट। किसी भी आपका प्रोडक्ट कितना ही अच्छा क्यों ना हो, जब तक कि उसकी इंफॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुंचेगी तब तक के लोग उसे खरीदेंगे नहीं। तो ये बहुत जरूरी है कि मार्केटिंग की जाए, चाहे आपके प्रोडक्ट की हो चाहे आपके खुद की हो। तो मार्केटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे जो थोड़ा सा लॉ से रिलेटेड है, लेकिन आपके 12th लेवल पर बहुत बेसिक चीजें हैं, जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। एक बिजनेस मैन तभी या एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तभी सफल हो पाएगा जब वो अपने कस्टमर को किंग मानेगा, और कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कस्टमर की इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए अगर वो बिजनेस करेगा तो ही वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा सफल होगा। तो पहले तो प्यार से समझाया जाता था कि भैया कंज्यूमर को किंग मानो, कंज्यूमर की रक्षा करो, कंज्यूमर के साथ अच्छा व्यवहार करो, कंज्यूमर को अच्छे प्रोडक्ट दो, रीजनेबल प्राइस पर दो। लेकिन जब नहीं माने तो उससे रिलेटेड कानून बना दिया गया जिसको हम कहते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है और उसके कुछ प्रोविजंस जो हैं वो आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ने हैं, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ये जो है आपके जो 4 चैप्टर्स हैं, इसको टोटल 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट आपका 15 मार्क्स का आएगा, जिसमें से एक क्वेश्चन तो एकदम फिक्स है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से आता ही है, वो लगभग 6 मार्क्स का आता ही है। कौन सा क्वेश्चन है वो मैं आगे चैप्टर में जब पढ़ाऊंगा तब आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, उसके अलावा सबसे बड़ा जो चैप्टर है पूरे के पूरे बिजनेस स्टडीज में वो है मार्केटिंग मैनेजमेंट। पूरे के पूरे बिजनेस चैप्टर में अगर कोई बिजनेस सब्जेक्ट में अगर कोई सबसे बड़ा चैप्टर है तो वो है मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है। और लास्ट है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये दोनों आपके 15 नंबर के होंगे, तो इस तरीके से 30 मार्क्स का आपका बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग होगा।
जो पार्ट सी है 20 मार्क्स का, ये तो एक ऐसा है जो हर बच्चे को लगभग स्कूल 20 में 20 तो दे ही देती है, लेकिन मैं प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड भी आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस देता रहूँगा, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि भाई प्रोजेक्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि गूगल से टाइप किए कंटेंट, गूगल से कलेक्ट किए और छाप लिए, नहीं। आपको जब मैं पढ़ाऊंगा ये सारे चैप्टर्स तो आप अपने आप उस प्रोजेक्ट के लिए प्रिपेयर होते रहोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा। पार्ट सी जो है प्रोजेक्ट, इसमें आपके 20 मार्क्स किस तरीके से अलॉट किए गए हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। इनिशिएटिव, कोऑपरेटिवनेस एंड पार्टिसिपेशन, क्रिएटिविटी इन प्रेजेंटेशन, कंटेंट ऑब्जर्वेशन एंड रिसर्च वर्क, एनालिसिस ऑफ द सिचुएशंस एंड वाइवा। मेरा फोकस इन दो चीज़ों पर होता है हमेशा, एनालिसिस ऑफ सिचुएशंस एंड वाइवा, बाकी सब तो ठीक है लिखा हुआ है। एनालिसिस ऑफ सिचुएशंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भाई आप जो पढ़ रहे हो उसको किस तरीके से आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करोगे ये समझना बड़ा ज़रूरी है। और ये जितने भी चैप्टर्स मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ये सिर्फ और सिर्फ आपको रटना नहीं है, आपको समझना है और सोचना है। मेन है सोचना, सोचना है। एक तो हो गया कि मैं आपको समझाऊंगा आप समझ जाओगे, लेकिन मैं आपको सोचने की शक्ति भी डेवलप करूंगा कि किस तरीके से आप इन सारे कंसेप्ट्स को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करोगे। इससे आपका केस स्टडी जो है, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके क्वेश्चन पेपर में, केस स्टडी आपको दी जाएगी जिसकी मदद से आप ये समझोगे कि किस तरीके से पढ़ा हुआ नॉलेज को अप्लाई किया जाता है। और वाइवा जो है वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको उसका आंसर पता होना चाहिए। तो अगर आप छाप के लिख रहे हो प्रोजेक्ट वर्क तो हो सकता है आपको आंसर पता ना हो। खैर गाइडेंस मैं आपको सारा दूंगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा डिजाइन ऑफ द पेपर की, कि किस तरीके से पेपर को डिजाइन किया गया है। ये सीबीएसई के द्वारा दिया गया गाइडलाइन है, 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला है रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, जो भी आपको टॉपिक्स दिए गए हैं, जो भी आपको फैक्ट्स दिए गए हैं, उन सभी चीज़ों को समझना, उन सभी चीज़ों को याद रखना, ये आप लोगों का टोटल 44 मार्क्स का होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके टोटल 44 मार्क्स के होंगे। दूसरा, पढ़ा हुआ नॉलेज को किस तरीके से अप्लाई करना है, ये आपके टोटल 19 मार्क्स के होंगे। और तीसरा जो है एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग, सिचुएशन को समझना, एनालाइज करना, विश्लेषण करना, उसके बाद उस से हमको कंक्लूजन निकालना, इवेल्युएट करना, और फिर क्रिएट करना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन क्रिएट करना। ये जो है आपके टोटल 17 मार्क्स के आएंगे। सो एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग विल बी ऑफ योर 17 मार्क्स, और ये टोटल आपके 80 मार्क्स के होंगे। खैर, जो डिजाइन ऑफ द पेपर और पेपर से रिलेटेड डिस्कशन है ये तो तब बात आएगी जब हम लोग कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो पहले मेरा पूरा फोकस होगा कंसेप्चुअल क्लैरिटी देने पे, और कंसेप्चुअल क्लैरिटी देने के बाद आपको केस स्टडी के माध्यम से चीज़ों को बेहतर ढंग से मैं आपको समझाता रहूँगा। अभी बात कर लेते हैं रिकमेंडेड बुक्स की। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर कौन सा बुक रेफर करें। मैं आपको एकदम ऑनेस्ट एडवाइस दूंगा, ठीक है। सबसे पहले तो एनसीईआरटी बुक भगवत गीता है आपके सीबीएसई के क्लास के लिए, समझ लीजिए। तो अगर बिजनेस स्टडीज के लिए सबसे बेस्ट बुक है एनसीईआरटी, ठीक है। इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है उसके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको बहुत टेक्निकल लग सकता है एनसीईआरटी बुक पढ़ते समय, लेकिन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, बिजनेस स्टडीज हो गया, ये सब सब्जेक्ट के लिए बेस्ट है आपकी एनसीईआरटी बुक। दूसरा, YouTube सेशन के दौरान जो भी मैं आपको नोट्स दूंगा वो 3 पार्ट में होगा। पीपीटी होगा, कुछ चार्ट्स फॉर्मेट में होंगे, और आंसर राइटिंग सेशंस के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली आंसर लिखना कैसे है और नोट्स बनाना कैसे है। मैं आपको, जब मेरा पहला लेक्चर आएगा जिसमें मैं आपको एक टॉपिक समझाऊंगा, तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि नोट्स एग्जैक्टली लिखना कैसे है। आपसे मुझे एक कोऑपरेशन चाहिए। चूंकि मैंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है कि मैं पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर बिजनेस स्टडीज डालने वाला हूँ, अगले जितने भी महीने में कोर्स कंप्लीट होगा, उस दौरान मुझे आपसे एक कोऑपरेशन चाहिए कि आप सिर्फ उस नोट्स को स्क्रीनशॉट खींच के रखेंगे नहीं, बल्कि आपको एक कॉपी मेंटेन करनी है, आपको एक नोट्स मेंटेन करना, और वो प्रॉपर आप नोट्स बनाएंगे, और आपको मैं गारंटी देता हूं कि वही नोट्स आप एग्जाम में लिखोगे, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तीसरा, प्रैक्टिस और केस स्टडी, इनके लिए आप संदीप गर्ग बुक ले सकते हैं।
फॉर केस स्टडी पर्पस, ठीक है। और भी अलग अलग ऑथर्स की बुक आते हैं, आप वो भी रेफर कर सकते हैं, मैं पर्सनली संदीप भाई रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। तो ये 3 चीजें जो है ये नोट से रिलेटेड आपके डाउट्स आई होप क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। सो आई होप गाइज यू ऑल हैव अंडरस्टूड वट एवर आई टॉट यू टुडे। सो गाइज आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया और मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया अभी तक। सो आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, सो दैट मैं आगे इसको कंटिन्यू रख सकूं। और टेलीग्राम जो है मेरा टेलीग्राम आईडी है CS Mayank और टेलीग्राम चैनल है M Smart Academy। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या अगर मैं कमेंट में रिप्लाई न कर पाऊँ तो आप मुझे टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। मैं अपने वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको आपका डाउट ज़रूर क्लियर करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों के लिए जो आपने मुझे इतना पेशेंटली सुना। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग मी। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।